10x10 के कमरे के अंदर बैठ के मैं मसूरी चला जाता हूँ। मैं मसूरी कभी गया नहीं लाइफ में। मैं उन पहाड़ों में चला जाता हूँ। मैं कभी आपके कच्छ नहीं गया, कच्छ चला जाता हूँ। कभी देखा नहीं रस्किन बॉन्ड को, तो उनसे बात कर रहा हूँ। आपको क्या लगता है कि फिल्म स्कूल्स ज़रूरी हैं? द्रोणाचार्य हैं। द्रोणाचार्य के दो तरह के शिष्य होते थे। एक अर्जुन है जो डायरेक्टली सीखते थे जी, एकलव्य है जिन्होंने इनडायरेक्टली सीखा। तो सीखा जा सकता है। कि आपने उस हाफ पैंट को मार्केट में खड़ा किया और आपके जाते ही जेल वो साला किसी लड़की के चक्कर में आके 1 2 3 তোমার বন্ধু কি তোমার পাশেই থাকে? আগে কখনো দেখিনি তো? হ্যাঁ, ও একটা কোম্পানির সাইটে কাম করতো, এখন কাম টাম নাই। তো পাগল বলো। तो तुम तो पागल हो ना? पागल हो, चूतिया थोड़े हो। मुंह नीचे गोटे शिकारी। सत्य जी नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे शो में। तो हमारे शो को देखने वाले ये आपसे जानना चाहेंगे कि कब से आप एक्टिंग कर रहे हैं, कब से आप एक्टिंग के इस फील्ड में हैं? स्कूल्स में फेस्टिवल्स होता था नॉर्मली सरस्वती पूजा के टाइम में। हर साल एक बार तो प्ले होता था। अच्छा। और बाकी एक्टिविटीज़ में हम अपने आप को शामिल रखते थे, लाइक कंपटीशन वगैरह जो होता था, पोइट्री, स्पीच वगैरह, डिबेट कंपटीशन वगैरह, उसमें तो हम इन्वॉल्व रहते ही थे। अच्छा। और बाद में प्ले करते थे साल में एक बार कम से कम मिनिमम स्कूल्स में। हमें ज़रा बताइएगा कि आप कौन से स्कूल में पढ़ते थे? उड़ीसा स्टेट से बिलोंग करता हूँ। एक भद्रक जिला जो है वहाँ से, वहाँ एक गाँव है तोड़ंगा। अच्छा, तो उस गाँव का हूँ मैं बेसिकली। उस गांव में जो प्राइमरी स्कूल था, यानी क्लास 1 से लेकर क्लास 7 तक, हाई नहीं था वहाँ पे, तो हम हाई के लिए दूसरे जगह जाते थे। मतलब वहाँ से 2-3 किलोमीटर साइकिल लेके या पैदल जाना पड़ता था। अच्छा। तो प्राइमरी मेरी वहीं पे रही। मेरे फादर वहाँ पे टीचर थे। अच्छा। तो ज़्यादातर प्ले वो डायरेक्ट करते थे। अच्छा। तो जो फर्स्ट प्ले था उसमें उन्होंने डायरेक्ट किया था। मैं पहली बार मैंने एक्टिंग किया था उसमें। अच्छा, बहुत बढ़िया। तो आपको कब ऐसा लगा कि ये जो आप स्कूल पे जो ड्रामा वगैरह करते थे, या किस एज में आपको आकर लगा कि मुझे इस चीज़ को एज अ प्रोफेशन लेना चाहिए? एग्जैक्टली एकदम से नहीं आया कि इसको हम पेशा के तौर पे अपनाएं। हाँ। बचपन में वही नॉर्मली, जैसे घर के आजू बाजू का जो माहौल था, उस माहौल में नॉर्मली वो फोक थिएटर जात्रा जो होता है नॉर्मली होता था, जिसको देख के मैं बड़ा हुआ हूँ। तो आजू बाजू में लोग रेगुलरली प्लेस का रिहर्सल वगैरह करते थे, उसको देख के मेरे फादर भी इन्वॉल्व रहते थे, देख के बड़ा हुआ मैं। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता टीवी का इन्फ्लुएंस रहा। तब वीडियो शोज होता था गाँव में, जो 90 दशक, लेट 80s एंड 90s, उस टाइम में जो वीडियो कैसेट का एक क्रेज़ था वीडियो शोज़ का। तो वीडियो देखते थे। टीवी में रेगुलरली उस टाइम ओडिया फिल्में आती थी, तो वो देखते थे। देख के लगा यार, हम अगर ड्रामा स्टेज पे कर रहे हैं, इसके आगे क्या, ये लोग कैसे कर रहे हैं, मैं भी कर सकता हूँ। तो शायद वहीं से वो इंस्पिरेशन आया होगा इन द स्कूल। लाइक जब मैं कुछ 6th-7th क्लास में था, तब लगा था कि चलो ये कर रहे हैं, हम भी कर सकते हैं। तो शुरुआत वैसी हुई। कोई खास, कोई पर्टिकुलर वैसा कुछ शो था या फिल्म थी जिसे देखकर आपको ऐसा लगा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं स्पेशली नहीं है। तो जैसे कि जो मैं इंट्रोड्यूस हुआ सिनेमा, जैसे कि ओडिया सिनेमा पहली बार मैंने देखा। हिंदी तो बहुत बाद में हम आए कि हिंदी सिनेमा समझने के लिए वो जो एक टाइम होता है, वो कम से कम हाई
7th 8th के बाद आता था नॉर्मली, हम हिंदी की तरफ रुझान हमारा, लेकिन शुरुआत में तो उड़िया फिल्म देखते थे नॉर्मली, टीवी में आता था, देन वीडियो शोज होते थे, तो नॉर्मली 90s 80s में जो एक्टर्स थे हम उनको देखते थे। लेकिन एक टाइम ऐसा है कि जब टीवी दूरदर्शन में कुछ पुराने फिल्में दिखाए गए, लाइक 60s के जो सिनेमा, उड़िया सिनेमा होते थे, कुछ ऐसे एक्टर्स थे जिनको देख के मैं काफ़ी इन्फ्लुएंस हुआ, प्रभावित हुआ मैं, लाइक उड़ीसा के ग्रेट एक्टर्स लाइक सामुएल सौबाबी, खमांती कश्यप, देन आपके ये शरद पुजारी, रामचंद्र प्रतिहारी, जैसे कई एक्टर्स थे, मास्टर मानिया, कुछ एक्टिंग जो कुछ अलग था। शायद वो एक शायद मैं भी वो थिएटर से थे, थिएटर होता था रेगुलर, जो उड़ीसा में जो थिएटर ग्रुप थे, कमर्शियल थिएटर या एमेटर थिएटर होता था, तो वो लगभग वो सब लोग वहाँ से थे। तो ये जब सिनेमा में आए तो पहली बार लगा कुछ अलग कर रही है। सो कॉल्ड जो वीडियो कैसेट्स में जो हम फिल्में देखते थे 80s 90s में जो सिनेमा आता था, या 80s की जो सिनेमा था, तो ये कुछ अलग है। शायद मेरे हिसाब से वो जो टाइम था वो ग्रेट परफॉर्मेंस का टाइम था, 60s और 70s का जो टाइम था उड़िया सिनेमा। बाद में हिंदी में भी लगभग वही बोल सकते हो कि जो अच्छे ग्रेट एक्टर रहे हैं 60s 70s में, वो ग्रेट एक्टर्स थे कहीं ना कहीं। वो क्या पता पैशन उतना था और बारीकियों में इतना ध्यान देते थे वो स्टेज पे। बाद में सिनेमा में वही सब इम्प्लीमेंट होता था। तो मेरे हिसाब से कुछ एक्टर्स थे जिन्होंने काफी इन्फ्लुएंस किया कि भाई इस तरह का काम, इस तरह का एक्टिंग हो भी सकता है। अच्छा, तो आपको उड़िया फिल्में करने का रुझान नहीं आया? उड़िया फिल्में जिस तरह का सिनेमा मैंने देखा है, जो मैं बता रहा था आपको, जैसे कि भाई भाव जो एक फिल्म है, जिसको देख के काफ़ी मैं प्रभावित हुआ था। लाइक उसमें 4-5 वही जो एक्टरों के बारे में बोल रहा था मैं, लाइक सामुएल सौबाबी, रामचंद्र प्रतिहारी, शरद पुजारी, मणिमाला देवी, जो ग्रेट एक्टर्स थे, तो उसमें थे वो सब। देख के मुझे लगा यार इस तरह का कुछ होगा, इस तरह की कहानी, इस तरह का इम्प्लीमेंटेशन हो तो तब जाके करने में मजा आएगा। अभी तो खैर टाइम बदल रहा है। उड़िया सिनेमा बीच में जिस तरह आर्ट हाउस सिनेमा था, जो अच्छे अच्छे डायरेक्टर्स 80s में आए, द ग्रेट डायरेक्टर्स, वैसे अगर कोई इम्प्लीमेंटेशन या फिर एक्सपेरिमेंट हो तो हम करना चाहेंगे। एक आध मैंने बीच में किया है, तो मैं चाहूँगा कि अच्छे अच्छे डायरेक्टर्स आए उड़ीसा से, पहले से हिंदी में हम कर रहे हैं, उस लेवल का काम हो तो ऑब्वियसली हम करेंगे। और आपका ये मुंबई आना कैसे हुआ और कब हुआ? मुंबई में वही ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद लगा कि अभी करना क्या है लाइफ में। कॉलेज में भी ड्रामा वामा करता था मैं, उस टाइम लगा कि आगे क्या, इसके आगे क्या। फिर मैं ऐसे ही बिना तैयारी में आ गया मुंबई। 2005 में मैं मुंबई आया। 5 से लेके 2007 तक 2 साल मैंने जॉब किया। मैं उसमें था, sharekhan.com एक कंपनी है, तो उसमें मैं सेल्स एग्जीक्यूटिव था। काफ़ी सपोर्ट मिला वहाँ से मुझे, लाइक प्रमोट हुआ सेल्स मैनेजर। सैलरी ठीक ठाक मिलती थी उस टाइम, बट मुझे लगा कि यार मैं कहीं ना कहीं बोर हो रहा हूँ। जो मैं करने आया था वो नहीं कर रहा हूँ, कुछ और कर रहा हूँ। तो वो 8 घंटे जॉब करना, एक डेली रूटीन, बोरिंग लाइफ काइंड ऑफ, इसके आगे क्या, तो मज़ा नहीं आ रहा था। अच्छा, तो फिर मैंने ढूंढना चालू किया, नाटक कहाँ, थिएटर कहाँ लोग कर रहे हैं। अच्छा, तो कुछ लोगों ने बताया कि पृथ्वी थिएटर तुम जा सकते हो, वहाँ पे अलग अलग ग्रुप्स हैं जहाँ पे प्लेस होता है। तो पृथ्वी थिएटर पहुँचा, देखा कि बहुत सारे कुछ शो चल रहा था उस टाइम, और ग्रुप्स वगैरह बैठते थे वहाँ पे, बड़े बड़े थिएटर आर्टिस्ट, सिनेमा एक्टर्स, टीवी एक्टर्स बैठे थे। तो ऐसे ही पता चला, मैंने एक ग्रुप था जो चालू कर रहे थे, शुरू कर रहे थे अपना ग्रुप, तो मैं इन्वॉल्व हुआ। तो वो लोग प्ले करना चाहिए, स्ट्रीट प्लेस किए, फिर थिएटर में हम लोग हॉल शोज वगैरह करना चालू किया। शुरुआत ऐसी हुई। अच्छा, और आपको यहाँ आने के बाद मुंबई में आपको पहला जो आपको फिल्म में काम कब मिला और कैसे मिला? मैं प्ले जब करता था, एक ग्रुप था जो हम लोग प्ले करते थे। हाँ। तो कई सारे लोग देखने आते थे, उसके कुछ स्टूडेंट्स थे जो बिस्लिंग उठ के कई स्टूडेंट्स आते थे, वो लोग प्रैक्टिस शॉर्ट फिल्म बनाते थे। तो एक है त्रिनयन शर्मा करके, हाँ। तो उन्होंने कुछ शॉर्ट फिल्म, मेरा प्ले देखा, उनको अच्छा लगा, हाँ। तो कुछ शॉर्ट फिल्म बनाया मेरे साथ। अच्छा। फिर एक टाइम के उन्होंने एक फीचर फिल्म बनाया, हालांकि बाद में फिल्म बनी नहीं, उन्होंने उसमें पहला मौका दिया था। बाद में वो गुवाहाटी में हमने शूट किया था, अच्छा कैरेक्टर था फिल्म में, बट फिल्म बाद में प्रोसेस में नहीं आया, रह गया किसी वजह से। बाद में मैंने छोटे छोटे काम करना चालू किया। यशराज की मैंने दावत इश्क किया, वो थोड़ा
एक बड़े लेवल का प्रोजेक्ट था। देन उसमें घूम के तो मैंने किया था नवाजुद्दीन सिद्दीकी के साथ। अच्छा। तो करते करते सफ़र ऐसे ही चलता रहा और वही जितना किए उतना सीखा, करते गए और सीखते गए। जर्नी तो आपकी काफ़ी अच्छी रही। तो जैसे कि अभी काम मिलना शुरू हो गया है, आप अच्छे काम अभी आपको हम कह सकते हैं कि मिलना आपको शुरू हो गया है। हाँ जी। तो आपको किस किस तरह के, आपका एक पर्सनल कोई किरदार हो कि मुझे इस तरह के जॉनरा वाले फिल्में करना पसंद है, ऐसा कुछ है कि स्पेसिफिक नहीं है। अभी देखिए कहानी जितना आएगा सामने, मैं तो चाहूँगा कि हर अच्छा कहानी का मैं हिस्सा बनूँ। अच्छा। एक स्टैंडर्ड काइंड ऑफ जो एक्सपेरिमेंट हो, अलग अलग एक्सपेरिमेंट हो, जिसमें हम उस कहानी का हम पार्ट बने। तो स्पेसिफिक ऐसा कुछ नहीं, जो हो गया वो हो गया। किसी ने कुछ कर दिया उस तरह, मैं ये नहीं बोलूँगा उस तरह मुझे करना है, कुछ अलग हो, कुछ एक्सपेरिमेंट्स हो, डायरेक्टर्स राइटिंग वाइज स्क्रिप्ट का लेवल कुछ ऊपर हो। तो जैसे बाहर काम हो रहा है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड में जो काम हो रहा है, यूरोप में, अमेरिका में, या फिर अदर पार्ट्स ऑफ कंट्री वर्ल्ड में जो काम हो रहा है, जैसे कि आप कुछ अगर एग्जांपल जैसे कि इटली में जिस तरह का कंटेम्प्रेरी सिनेमा पहले उनका रहा है, हिस्ट्री रहा है सिनेमा का, ये जो इंडिया बोलो मैंने, यूएस में जिस तरह काम होता है। अच्छा। तो उस जी, तरह आप के अगर एक आध फिल्मों के नाम दे सकें, लाइक परफॉर्मेंस वाइज अगर बोला जाए, स्पेशली सम एक्टर्स में तो बहुत ही एडमायर करता हूँ आज के डेट में। डैनियल डे लुइस, अच्छा, उनके परफॉर्मेंस सबसे ज़्यादा मैं उनको आइडल काइंड ऑफ मानता हूँ। तो कई परफॉर्मेंस उनके देखने के बाद लगा ये कुछ आउट ऑफ द बॉक्स है, जो मुझे समझने के लिए, परफॉर्मेंस को समझने के लिए टाइम लगा। अच्छा। तैयारी कैसे रही, क्या मानसिकता रहा होगा इस इंसान का जिसने ये कैरेक्टर को पोर्ट्रे किया। तो लाइक लिंकन है, देयर विल ब्लड, जिसने मुझे दिमाग खराब किया था मेरा। देयर विल ब्लड देखने के बाद में तो मैं कहीं ना कहीं अस्त व्यस्त हो गया। भाई क्या है, क्या क्या बंदा ने कैसे किया होगा, क्या सोचा होगा, कौन से मान स्थिति में रहा होगा वो। अच्छा। उनकी वो लिंकन देख लो, देन या फिर उनकी माई लेफ्ट फुट देख लो, या फिर गैंग्स ऑफ न्यूयॉर्क देख लो। जैसे कई फिल्में हैं, इन द नेम ऑफ माई फादर, जेल के अंदर जो सीन है, ग्रेट। देन अर्ली मतलब 60s में जो फिल्में बनती थी वहाँ पे जो ग्रेट एक्टर्स लाइक ब्रांडो, एंथनी क्वीन, स्पेंसर ट्रेसी, द ग्रेट एक्टर हेनरी फोंडा, ग्रेट एक्टर्स रहे हैं वहाँ पे। तो उस तरह का परफॉर्मेंस देखने वाला लगा ये कुछ है जो अलग है, जो नॉर्मल कॉमन परफॉर्मेंस से कुछ हटके है। अच्छा। इंडिया में भी ग्रेट परफॉर्मेंस रहे हैं, लाइक मोतीलाल, बलराज साहनी, ऐसे ग्रेट एक्टर्स हैं जिनके परफॉर्मेंस देख के काफ़ी मैं प्रभावित हुआ। तो ऐसे कुछ अलग एक्सपेरिमेंट्स जब होगा ना, तो कुछ अलग करने के लिए मजा आएगा, कुछ अलग हो। कहानी तो लगभग वही होता है, बट ये कि डायरेक्टर किस तरह बुलवा रहा है, किस तरह एक्सपेरिमेंट करवा रहा है एक्टर के साथ, फिजिकलिटी को लेके, वॉइस क्वालिटी को लेके, क्या अलग करना चाहता है वो, जो कुछ ट्रेंड से परे हो। ऐसा कुछ मिलेगा ऑब्वियसली। आई वुड लाइक टू द पार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट। ओके। अभी तक आपने जो बॉलीवुड में कौन कौन से फिल्मों में काम कर लिया, जरा अगर बताना चाहें। वैसे मैंने घूम के तो किया था। हाँ। देन द लेजेंड ऑफ माइकल मिश्रा, मनीष झा डायरेक्टर जिन्होंने बनाई थी मातृभूमि, हाँ हाँ हाँ। अरशद वारसी के साथ उसमें जी जी। मौका मिला काम करने का। अच्छा। फिर मैंने सोन चिड़िया किया था अभिषेक चौबे के साथ। जी जी। ऑलमोस्ट 2.5 महीने हम लोग थे उसमें शूट पे। काफ़ी मज़ा आया, बहुत कुछ सीखने को मिला। अच्छे एक्टर्स थे लाइक मनोज वाजपेयी, आशुतोष राणा, रणबीर शोरे, ग्रेट एक्टर्स थे जो बोल सकते हो इंडिया के कंटेम्प्रेरी स्टेज में जो ग्रेट एक्टर्स थे लाइक मनोज वाजपेयी। उनके साथ टाइम स्पेंड करने का मौका मिला और सीखने को मिला भाई कैसे करते हैं, तैयारी कैसे होनी चाहिए, क्या प्रिपरेशन कैसे करते हैं कोई कैरेक्टर को पोर्ट्रे करने से पहले। तो ये मेरे लिए स्कूलिंग था बोल सकता हूँ मैं, सोन चिड़िया। ऐसे और भी फिल्में मैंने किया, लाइक एक बंगाली मैंने किया था, इसको नेशनल अवार्ड मिला, अलीफा, दीप चौधरी, उनको नेशनल अवार्ड मिला। और कई सारे प्रोजेक्ट्स पाइपलाइन में है, कुछ चल रहा है, कुछ आने वाला है, हिंदी एंड अदर लैंग्वेज ऑल्सो। ओके। तो आप हर लैंग्वेजेस के मूवीज़ करने को तैयार हैं? लैंग्वेज मैं तो एक्टिंग जो इसको कोई लैंग्वेज में बांधना नहीं चाहता हूँ। ये हिंदी, बंगाली, मराठी ऐसा कुछ नहीं है जी। जहाँ पे मैं फिट हूँ, मैं हर तरह के लैंग्वेज में काम करना चाहता हूँ। इंडियन, वेस्टर्न या फिर वर्ल्ड के किसी भी कॉर्नर में जाके अगर मैं फिट हूँ उस कहानी में, मैं उस कहानी का पार्ट बनना चाहूँगा। अगर कोई डायरेक्टर चाह रहा है कि मैं फिट हूँ, मेरी ज़रूरत है, तो मैं करना चाहूँगा। तैयारी जिस हद तक मुझे जाना पड़े मैं
आई विल गिव माई बेस्ट। तो लैंग्वेज एक वॉरियर नहीं है एक्टर के लिए, अच्छा, इट्स ए पार्ट। ऐसा पार्ट। आपका बॉडी एंड माइंड जो होता है टूल्स होता है उसमें, आप उसको आप यूज़ करते हो, इम्प्लीमेंट करते हो। अगर आप फिट हो, मैंने बिहारी किया, मगही लैंग्वेज में मैंने किया, बंगाली किया, फिर हिंदी मैंने किया, उड़िया तो कर रहा हूँ, तो कॉमनली हर लैंग्वेज में करने की इच्छा है। तो जैसे कि ज़्यादातर सुनते हैं कई बार कि एक्टर्स जो आते हैं बम्बई, तो वो एक्टिंग स्कूल्स वगैरह से पास आउट होकर आते हैं, जो बड़े बड़े हम कुछ नाम सुनते हैं, और ऐसे भी कुछ नाम हैं जो विदाउट फिल्म स्कूल से पढ़े आते हैं। तो आपको क्या लगता है कि फिल्म स्कूल्स ज़रूरी हैं या उसके बगैर भी किया जा सकता है? नहीं, एजुकेशन, हर चीज़ में एजुकेशन चाहिए जी, ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। लाइक MBBS डॉक्टर है तो MBBS करता है, तो एक्टर को ज़रूरी है कि उसको ट्रेंड होना बहुत ज़रूरी है। उसमें दो तरह के ट्रेनिंग होता है। एक तो होता है कि जैसे कि द्रोणाचार्य हैं, द्रोणाचार्य के दो तरह के शिष्य होते थे। एक अर्जुन है जो डायरेक्टली सीखते थे जी, एकलव्य है जिन्होंने इनडायरेक्टली सीखा। तो सीखा जा सकता है, इट्स अ क्राफ्ट, आपको सीखना पड़ेगा, चाहे 5 साल लगा के सीखो, कैसे भी सीखो, प्लेस कर करके सीखो। 10 साल दे दिया लोगों ने, रेगुलरली प्लेस कर रहे हैं, वो भी सीख रहे हैं, सीखने का माध्यम है। कोई पढ़ के सीख रहा है, प्रैक्टिस एक क्राफ्ट है। आपको टेक्निकली आपको काम करना पड़ेगा, आपको टूल्स पे काम करना पड़ेगा, आपको डेली रेगुलर बेसिस पे इसका भी ट्रेंड बदल रहा है, अच्छा, स्टाइल बदल रहा है, क्योंकि सोसाइटी बदलता है ना, सोसाइटी में से ग्रोथ होता है, इंसान का मेंटेलिटी ग्रोथ होता है, तो लिटरेचर बदलता है, आर्ट एंड लिटरेचर बदलता है। ऑब्वियसली एक्टिंग कोई ऐसा कोई स्पेसिफिक नहीं है, एक्टिंग मतलब 5-6 जितने सारे आर्ट फॉर्म्स हैं, लिटरेचर है, ट्रेडिशन है, दुनिया पर वर्ल्ड का एक रिफ्लेक्शन है, परफॉर्मेंस एक इंसान का रिफ्लेक्शन होता है वो जी। तो जैसे ही पूरा जो अर्थ है, पूरा वर्ल्ड है, सिस्टम्स बदलता है, हर दिन कुछ अलग अलग हो रहा है, तो इंसान के लाइफ में भी बदलाव होता है। तो एक्टर को उन सब चीजों के साथ तो अपडेट होना बहुत जरूरी है। जरूरी नहीं कि मैं सीख के 5 साल पहले जो आया था वही सब कुछ है, कुछ काम, कुछ चीजें वहां से भी काम में आता है। रेगुलरली आपको अपडेट होना बहुत जरूरी है। ट्रेनिंग तो मस्ट, ट्रेनिंग बहुत जरूरी है। मतलब चाहे आप थिएटर करके सीखो, चाहे आप जितने सारे स्कूल से, इंडियन फिल्म स्कूल हैं, ड्रामा स्कूल हैं, आप उसमें ट्राई करो। रेगुलर बेसिस पे आपको तो पढ़ना बहुत जरूरी है। लिटरेचर, आर्ट एंड लिटरेचर, हर तरह के आर्ट को जानना बहुत जरूरी है, चाहे वो फोक फॉर्म हो, चाहे परफॉर्मिंग आर्ट हो, डांस हो, म्यूजिक हो, पेंटिंग हो, हर चीज का आपको नॉलेज हो। करंट अफेयर्स, लाइफ दुनिया में क्या चल रहा है, इंडिया में क्या चल रहा है, पॉलिटिक्स में क्या हो रहा है, इकोनॉमिक्स में क्या हो रहा है, हर चीज का अवेयरनेस होना जरूरी है। यू शुड अवेयर अबाउट एवरीथिंग जो हो रहा है इर्द गिर्द। अच्छा, तो इसलिए ट्रेनिंग बहुत जरूरी है। तो आपका क्या प्रोसेस रहता है जब आपको कोई नया किरदार मिलता है, तो आप कैसे उसके लिए तैयारी करते हैं? जो हम इसी बात में बात कर रहे हैं, तो यहाँ कॉमन चीज है तैयारी। तो जो हम डेली रूटीन में जो काम करते हैं, हम अपने लाइफ में एक डिसिप्लिन लाना बहुत जरूरी है। मेन तैयारी वो है। आप अगर डिसिप्लिन है आपके लाइफ में, तो कई काम तो आसानी से हो ही जाता है। और बाद में जिसके लिए आप कर रहे हैं, डायरेक्टर, सब कुछ वही होता है, क्योंकि कहानी उनकी होती है, विजुअल्स उन्हीं के होते हैं, आपको वहां पे लेके फिट करना होता है। ज्यादा कुछ सोचना नहीं है। जो दिया गया स्क्रिप्ट में जो है, लगभग 95% चीजें उसमें होती है। आपको 5% के लिए स्ट्रगल करना पड़ता है। बाहर की चीजें 5% आप ला सकते हो। आप एक्टिंग के दौरान इम्प्रोवाइज करते हैं या करना पसंद करते हैं? इम्प्रोवाइज डिपेंड, डायरेक्टर अगर चाह रहा है तो ठीक है, नहीं तो जबरदस्ती करने की जरूरत। बहुत सारी चीजें स्क्रिप्ट में है। हाँ। अगर एक्सपेरिमेंट हो रहा है कि भाई हम लोग इम्प्रोवाइज्ड बेसिस पे ही सिनेमा बन रहा है, दैट इज डिफरेंट थिंग। अगर इम्प्रोवाइज बेसिस पे सिनेमा बन रहा है, सीन क्रिएट किया जा रहा है, वो अलग है। लेकिन अगर ऑलरेडी स्क्रिप्ट दे रखा हुआ है, यही स्क्रिप्ट है, इसमें सब कुछ है, तो जरूरी नहीं है इम्प्रोवाइज करना। इट्स पार्ट ऑफ इम्प्रोवाइज, मानता हूं कि पार्ट ऑफ द प्रोसेस है, बट ज्यादा इम्प्रोवाइज के फॉर्म में मैं हूं नहीं। तो जो स्क्रिप्ट में है ज्यादातर उसी पे काम किया जाए, टाइम स्पेंड किया जाए उसके साथ। जैसे कि मैं बोल रहा था कि कोई राइटर को पढ़ता हूं तो उसके साथ में टाइम स्पेंड करता हूं। अगर मुझे 1 महीने पहले या 2 महीने पहले कोई स्क्रिप्ट मिलता है, कोई किरदार मिलता है, ऑल्सो ही बिकम पार्ट ऑफ माई फैमिली। कई बार मैं कई एक्टरों से मिलता हूँ तो वो कहते हैं कि जैसे कि कोई किरदार हो और कोई, तो शूट पर जाने से पहले वो कई बार कहते हैं कि हम इस किरदार का रिहर्सल नहीं करना चाहते, हम ऑन द
लोकेशन ऑन द स्पॉट जाके करेंगे, तो आप का इस पर क्या कहना है? रिहर्सल ज़रूरी है या नहीं है, या करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? सबका अपना अपना प्रोसेस होता है। मैं किसी को गलत या किसी को सही ये तो नहीं बोल सकता, मैं अपना प्रोसेस बोल रहा हूँ। यही है कि आपको, जैसे मैंने कहा कि एजुकेशन बहुत ज़रूरी है हर चीज़ के लिए। जैसे एक्टिंग एज ए प्रोफेशन आपको एजुकेशन चाहिए, तो वैसे ही कोई कैरेक्टर आपको आता है, आपको जानना पड़ेगा ना पहले वो इजी, मतलब किस तरह वो ट्रैवल कर रहा है इस कहानी में, कहाँ पे है, क्या कर रहा है, क्या सोच रहा है, किस तरह बात करता होगा। अचानक अगर स्पॉन्टेनियसली आप कर रहे हो, आप क्या कर रहे हो, आप वहां पे कहीं ना कहीं अपने आप को प्रेजेंट कर रहे हो। होता तो कोई एंड ऑफ द डे आप अपने आप को प्रेजेंट करते हो, मानता हूं, बॉडी आपका ही है और किसी का बॉडी नहीं है, माइंड भी आपका है, बट आप उस एक्सपीरियंस को दिखाते हो ना, उस एक्सपीरियंस को तो आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि मतलब एंड ऑफ द डे होगा कि आप तो वही करना है, क्या प्रैक्टिस करना है, नहीं चाहिए। छोटे छोटे नुआंसेस के लिए आपको 1000 बार करोगे तो बॉडी में आता है। बॉडी में जब आएगा कोई चीज, उसकी तैयारी अगर कर रहे हो आप 1 महीना 2 महीना या फिर मान लो 20 दिन 25 दिन आप अगर कोई चीज एक्टिविटीज करते हो तो बॉडी में आ जाता है। कोई सुर अगर नहीं लगता वो सुर लग जाता है। तो कुछ तो अलग करने के लिए जो सोच है, उस सोच के लिए भी आपको टाइम देना पड़ेगा। इस बंदे की जो मानसिकता है उस टाइम कैसा रहा होगा, अगर डायरेक्टर एलाबोरेट कर रहा है आपको, तो उस टाइम में भी उस चीज को आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। अब तो हर वक्त पागल की तरह घूम नहीं सकता ना, पर्टिकुलर टाइम में आप सोचोगे उस चीज को, प्रैक्टिकल ऑब्वियसली आप उसमें रहना पड़ेगा, आपको टाइम देना पड़ेगा। और जहां पे स्पीच है, डायलॉग जहां पे आता है, एक फ्लो होता है, एक मीटर होता है, वो टेक्निकल टूल्स पे आ जाता है काम पे, क्योंकि आप तो अकेले नहीं कर रहे हो ना, और कोई एक्टर होता है उसमें। सीन तो अगर सोलो परफॉर्मेंस ऑन स्टेज से ओके, अलग अलग से आप कुछ भी करो, क्योंकि आपका गेम पूरा आपके हाथ में है। लेकिन दूसरा एक्टर, तीसरा एक्टर, ग्रुप है, बहुत सारे लोग हैं, एंड ऑफ द डे ड्रामा ही तो कर रहे हैं हम, तो टाइमिंग आपका होना चाहिए, मूवमेंट का टाइमिंग, बॉडी का जो मूव करना, स्पीच डिलीवर होना, वो टाइमिंग का ही तो गेम है, तब तो जाके वो एंगेज करेगा लोगों को। तो प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, विदाउट प्रैक्टिस वो फ्लो में आएगा। वो स्पॉन्टेनियस तब होगा जब आप 1000 बार प्रैक्टिस कर लोगे ना, अब भूल जाओ, फिर ऑन द स्पॉट जो हो रहा है जस्ट होने दो, वो कुछ अलग होगा। जो आपने प्रैक्टिस किया है वो भी ना होगा, कुछ अलग कुछ होगा। और दैट इज मेरे हिसाब से स्पॉन्टेनियस वही है। आपको प्रैक्टिस करने के बाद ही जो आएगा रियलिस्टिक वही है। 1000 बार प्रैक्टिस करने के बाद ब्रांडो, ग्रेट एक्टर्स जो रहे हैं, ब्रांडो है या फिर मान लो जिनको मैं मानता हूँ एंथनी क्वीन है, ब्रांडो है, या फिर स्पेंसर ट्रेसी है, चार्ल्स लॉटन है, या फिर हमारे डैनियल डेलुइस हैं, डस्टिन हॉफमैन है, जो ग्रेट एक्टर्स रहे हैं, या फिर इंडिया के बल्ला सानी से लेकर इरफान साहब तक जो ग्रेट एक्टर्स रहे हैं जो लोग। तो प्रैक्टिस तो पार्ट ऑफ द प्रोफेशन है। कोई भी प्रोफेशन में, चाहे म्यूजिक हो, डांस हो, एक्टर तो हर रोज प्रैक्टिस करता है उसमें। फिर कैरेक्टर आया तो अलग तैयारी, अलग तरह की प्रैक्टिस, स्पेशली फॉर दैट कि वो आपका मेहमान है। ट्रीटमेंट तो होना चाहिए ना उसके लिए। तो घर पे आया हुआ है, क्या पसंद करता है, चाय पसंद करता है, नहीं करता है, तो आपका मानना ये है कि एक तो आपकी रेगुलर प्रैक्टिस होती है, हाँ जी, जो रेगुलर दिनचर्या होती है, हाँ जी, एज एन एक्टर, हाँ जी, लेकिन जब आपके पास कोई स्पेसिफिक किरदार आता है तो उसकी खातिरदारी एक मेहमान की तरह बहुत जरूरी है। वो मैं वही बोला ना कि वो चिकन खाना पसंद करता है, हाँ। नहीं यार फिश खाता है, हाँ। दारू पीता है, नहीं पीता है। तो बहुत सारी चीजें जो अलग अलग है, हर इंसान का अलग होता है, मेंटालिटी अलग होता है। हर इंसान को आपको डिजाइन करना पड़ता है, तो डिजाइन होता है, स्क्रिप्टेड होता है, या तो फिर आपको डिजाइन करना पड़ता है अकॉर्डिंग टू द डायरेक्टर, वो चाहते क्या है। वो दायरा एक बनता है कि भाई ये दायरा है, इससे आगे बाहर नहीं जा सकते आप जो है, जब हम बात कर रहे थे तो आपने एक चीज़ की बात की जो आजकल भारत में बहुत पहले होता था, लेकिन आजकल धीरे धीरे कम होता जा रहा है, जिसने आपको भी कहीं ना कहीं प्रेरणा दी है कला के क्षेत्र में आने के लिए, एक्टिंग कर अगर हम बात करें तो, वो है यात्रा। हाँ। उड़ीसा में पहले यात्रा बहुत होते थे, अभी होते ही हैं शायद। राइट। तो यात्रा का क्या रोल रहा आपकी जिंदगी में? देखिए पूरे इंडिया में ना हर जगह पे जो सोकल थिएटर हम बोलते हैं, लाइक जो थिएटर कॉन्सेप्ट जो है इंडिया का, जो पेसेनियम फॉर्म है, जो हम हॉल में थिएटर करते हैं, वो कहीं ना कहीं वेस्टर्न फॉर्मूला है सारा। जो ओरिजिनल थिएटर इंडिया का है वो फोक थिएटर है, लाइक
उड़ीसा, बंगाल, ईस्ट इंडिया में यात्रा चालू हुआ था। फोक बाद में मॉडर्न में आया उड़ीसा में। इंडिया के अदर पार्ट्स में जैसे कि बिहार, यूपी में नौटंकी, तमाशा महाराष्ट्र में, ऐसे बहुत जगह पर अलग अलग फोक फॉर्म है। तो उड़ीसा में यात्रा है। तो यात्रा का ये है कि बोल सकते हो कि उड़ीसा में जो कोस्टल बेल्ट है, जिस कोस्टल बेल्ट से मैं बिलोंग करता हूँ, तो थिएटर मतलब यात्रा ही बोल सकते हो। जो गांव के जो लोग होते हैं वो अगर हर फेस्टिवल में साल में 2-3 बार यात्रा प्ले करते हैं। तो मैं वही सब चीज़ों को देख के बड़ा हुआ हूँ, क्योंकि मेरे फादर उसमें इन्वॉल्व रहते थे, तो एक्टिंग करते थे, डायरेक्ट भी करते थे। तो हम लोग रिहर्सल में बैठते थे, आपके पिताजी भी एक्टिंग किया करते थे? हाँ, मेरे फादर एक्टर डायरेक्टर बोथ। तो अच्छा, तो आपने उनसे भी काफ़ी कुछ सीखा होगा शायद? हाँ, मतलब जो एक्टरों के बारे में उन्होंने बताना चालू किया, भाई ये एक्टर है, ये ऐसा है, ये अन्नपूर्णा थिएटर में ये एक्टर मास्टर परफॉर्मेंस था, इसको देखना चाहिए एक बार। आपको मास्टर मैंने कम से कम एक बार देखना चाहिए। वो देख नहीं पाएंगे क्योंकि वो उनका टाइम जा चुका था। जब मैं पैदा हुआ वो लगभग कुछ लोग थे, कुछ लोग जा चुके थे। बट फॉर्चुनेट ये था कि दूरदर्शन ने चालू किया सिनेमा दिखाने का, जो 60s सिनेमा दिखाना चालू किया, जब ब्लैक एंड व्हाइट सिनेमा जो आना चालू हुआ, तो उनको देखने को मौका मिला। लाइक मृणाल सेन की जो मैट्रिमोनी उसमें थे, वो मास्टर मानिया, जाजावरों में थे। और ऐसे एक्टर्स जैसे मैंने कहा कि बाबी हैं, कश्यप हैं, अक्षयमांती कश्यप, शरद पुजारी, देन आपके ये सब यात्रा से आए थे? ऑल दोस आर फ्रॉम थिएटर, उड़िया थिएटर। अच्छा। जो 2-3 थिएटर ग्रुप था। हाँ। अन्नपूर्णा थिएटर, हाँ। ए बी उड़ीसा में, कटक में एक था, पुरी में एक था। तो प्रोफेशनल थिएटर था, टिकेटेड शो होते थे। हाँ। वेंकटेश त्रिपाठी द ग्रेट एक्टर्स थे। हाँ। 60s ये वेंकटेश त्रिपाठी जो है, ये नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के फर्स्ट बैच के स्टूडेंट है। ये ग्रेट एक्टर रहे उड़ीसा के। तो शुरुआती के टाइम में इन्होंने जब सिनेमा में चालू किया, वो बोल सकते हो कि भाई कुछ नया परफॉर्मेंस आया सिनेमा, उड़िया सिनेमा में 60s में। तो यात्रा का जहां तक बात, यात्रा फॉर्म जो है वो कमर्शियलाइज ही पूरा, बाद में कमर्शियल हुआ। तो यही लोग बाद में जाके प्ले में डायरेक्ट करना चालू किए। जो अर्ली टाइम में जो यात्रा कमर्शियल हुआ, जहाँ पे टिकेटेड शोज अच्छे टिकट्स में बिकते थे उस टाइम, उससे पहले यात्रा जो था वो एक माध्यम था कि गांव में घूम के माइथोलॉजिकल कहानियों पे नाटक होता था अवेयरनेस के लिए ज़्यादातर। बाद में हिस्ट्री फॉर्म में वो आया, फिर कुछ एक काल्पनिक नाटक जिसको बोलते थे, बाद में फिर सोशल में आया। तो फॉर्म ऐसे बदलता रहा, लाइटिंग, सेंस, म्यूजिक, सब चीज़ें बदला, स्टेज क्राफ्ट, यात्रा पूरी तरह से बदला। ये जो अभी यात्रा देख रहे हैं उड़ीसा में, दैट इज फुल टू कमर्शियल है, कंप्लीट कमर्शियल यात्रा है। वो जो ओरिजिनल यात्रा था वो लगभग कहीं ना कहीं बोल सकते हो कि ट्रेडिशनल फॉर्म था वो, जिसमें एक्टर्स गाना गाता था स्टेज पे, जिसमें एक्टर एक्शन करता था अलग अलग। क्योंकि नाटक जो होते थे लगभग माइथो होते थे और कुछ हिस्टोरिकल ड्रामा होता था, कला पहाड़ जैसे प्लेस, ग्रेट प्लेस होते थे। जो ग्रेट एक्टर्स रहे हैं, जो ग्रेट यात्रा के जो 2-3 जो थे लेजेंड्स थे, लाइक एक श्याम सुंदर महापात्र, रघुनाथ पंडा, शुरुआत उन्होंने किया उस चीज़ों का कि इसको कमर्शियलाइज कैसे किया जाए, इसमें कमाया कैसे जाए, एक प्रोफेशन कैसे बना जाए, चालू उन्होंने ये सब किया था। तो शुरुआत आपके पिताजी यात्रा में थे, तो वो उन्होंने कभी ऐसा नहीं चाहा कि आप भी यात्रा में करें एक्टिंग, या आपने किया? इतना मौका नहीं मिला क्योंकि चाहते नहीं थे कि मैं इस फील्ड में आऊं, क्योंकि उनको पता था कि सरवाइव करना बहुत मुश्किल है। मेरे भी और भाई थे जो एमेटर थिएटर जो यात्रा जो होता था गांव में करते थे काम, बट कि मुझे कोई मौका नहीं मिला क्योंकि वो चाहते नहीं थे कि इस सब चीज़ों में आए। सबको ही मना कर रखा था कि तुम पढ़ाई करो, अपना लाइफ देखो, इसमें टफ होता है लाइफ। क्या देखा हुआ यात्रा पसंद था? पसंद था, करना भी चाहता था मैं उस टाइम तो इनिशियली मेरे सामने वही था। अच्छा। जो चीज़ों को लेके मैं इंट्रोड्यूस हुआ, नाट्य परंपरा, वो यात्रा ही था फर्स्ट। इंट्रोडक्शन मेरी वहीं पे हुई। थिएटर वेटर नहीं पता था कि प्रिसनम थिएटर क्या होता है, बाद में मालूम पड़ा। वेस्टर्न थिएटर, ग्रीक थिएटर से बाद में तो मालूम पड़ा जब हम पढ़े, जब हम घुसे उसके अंदर। लेकिन पहले जो इंट्रोड्यूस हुआ नाटक वर्ल्ड में, यात्रा ही था। तो ऐसा कोई आपको याद हो कोई, या ऐसा कोई था कोई यात्रा का कोई एक्टर जिससे आप इंस्पायर हुए हो देख कर कि यार ऐसा करना है, जैसे फिल्मों में लोग होते हैं एक्टरों को देख के, यात्रा में ऐसा कुछ कोई रहा?
एक आध एक्टर थे जब मैं देखना चालू किया, तो हालांकि उस टाइम कमर्शियल हो चुका था मामला, अच्छा। क्योंकि मैं जिनके बारे में बताया वो ऑलरेडी नहीं कर रहे थे। जो रघुनाथ पंडा जो है उनका डेथ हो चुका था, श्याम महापात्र हालांकि बाद में गए, उनको तो देखा नहीं मैंने परफॉर्म करते हुए। बाद में कुछ परफॉर्मर को देखा जो रियली दे वर अमेजिंग, ग्रेट परफॉर्मेंस होता था। लाइक एक लोकनाथ अलंका है, अच्छे एक्टर थे, बहुत अच्छे एक्टर, ऑन स्टेज तो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस। ऐसे और बहुत सारे एक्टर्स हैं जिन्होंने ऑन स्टेज बहुत अच्छा एक्टिंग करते हैं, लाइक आपके देवी रथा, ऐसे अच्छे एक्टर जिन्होंने प्रभावित किया। मुझे लगा कि भाई ये परफॉर्मेंस होना चाहिए ऑन स्टेज। तब तो नहीं था लाउड क्या है, टेक्निक्स क्या है, मेलो क्या है, इतना पता नहीं था, बस उसी बात पे मैं आ रहा हूँ कि आपने कहा कि आजकल यात्रा बहुत कॉमर्शियल हो गया है, तो मतलब इससे आप क्या कहना चाहते हैं? ये कमर्शियल का सीन है कि ट्रेंड बदल रहा है, और इसी मतलब क्वालिटी की बात कर रहे हैं कि पहले जब अच्छा नाटक तीसरे होता के लिए था। सोचा जाए ना, हाँ। तीसरे के लिए सोचा जाए कि तीसरा कोई देखेगा इसको, ऑडियंस के लिए बना, तो आमदनी हो, कॉमर्स बढ़े, तो एलिमेंट्स तो ऐड किया जाएगा, तो उसकी वजह से वो कमर्शियल हुआ। नहीं तो फॉर्म का जो एक अवेयरनेस के लिए, एक हम लोगों के दिलों में एक अच्छी बातें फैलाने के लिए नाटक करते हैं, उसमें ये कभी नहीं आता कि हम उसको कमर्शियल मतलब ऐसे एलिमेंट डालें, जिस तरह के जो चीजें डाला जाता है आज के डेट में, उसको कहीं ना कहीं कमर्शियल बेसिस पे ही डालते हैं लोग। खराब तो इस बेसिस पे हुआ है, कहीं ना कहीं सोल नहीं रहा है, आर्ट फॉर्म का भी सोल नहीं रहा है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये हो रहा है कि जो बेसिक्स है कहीं ना कहीं हम उससे भाग रहे हैं, प्रॉब्लम ये हुआ है। क्या बेसिक्स कहना चाहिए, जरा आप एलाबोरेट करें। बेसिक्स लाइक कल्चर, लिटरेचर नहीं है गायब पूरी तरह से। अच्छा। जितनी कहानियां अभी ऑन स्टेज होता है वो लगभग कहीं ना कहीं मीनिंगलेस, कई बार लगता है कि क्या देख रहा हूं मैं, इस तरह की चीजें होती है जो पहले नहीं होता था। पहले जो नाटक लिखे जाते थे कहीं ना कहीं सोच के, सोसाइटी, मतलब इसका इम्पैक्ट क्या हो सकता है, ये सोच के लिखा जाता था। अच्छा। जो पहले मान लीजिए 60s 70s में या 80s, जो अर्ली टाइम्स में जो देखा मैंने, 90s जब मैं छोटा था, 8-10 साल का जब था तब देखा था जो, तो उस तरह उस टाइम जो होता था चीजें कि सोसाइटी पे इसका इम्पैक्ट क्या होगा जब हम ऐसी चीजें दिखाएंगे। अच्छा। तो कहीं ना कहीं पौराणिक कथा वस्तु पे या ऐतिहासिक चीजें, अच्छा। जो हमारी विक्ट्री रही है उड़ीसा हो या इंडिया के, जो कहानियां हैं, जो हीरोज रहे हैं उस टाइम में, लगभग उनके ऊपर बनाया जाता था। देन कुछ प्रथाओं के ऊपर, लाइक कुप्रथा है, ज्योतु का प्रथा, या फिर आप मान लीजिए अंधविश्वास, जितने उन सब चीजों पर उन्होंने बनाते थे पहले। बाद में वो सब चीजों से हटकर कहना कि हम अलग हो गए अच्छा, कमर्शियलाइजेशन के लिए। तो कमर्शलाइज करने के इरादे से उन्होंने क्या बदलाव आया इस यात्रा जैसे में? कि कहीं ना कहीं हम न्यूडिटी को प्रमोट कर रहे हैं अभी। अच्छा। एक पॉइंट ये भी आ गया अभी, अच्छा। जो नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से। हाँ। और कई कॉस्ट्यूम्स को लेके बहुत सारी चीजें जो बदला है, जो मेरे हिसाब से कि हम कहीं ना कहीं मेन स्ट्रीम से भाग रहे हैं, जो अपना जो मेन मोटिव है वहां से भाग के हम दूसरी तरफ जा रहे हैं। वो भी कहीं ना कहीं देखे हुए, वो भी वेस्टर्न इन्फ्लुएंस है बहुत ज्यादा। बाहर की चीजों को देखा, ऐसा कुछ करना चाहिए, ये होना चाहिए, लोग क्या सोच रहे हैं, लोग क्या देख रहे हैं, उसके बारे में नहीं सोचना है, हम सिर्फ अपना करना है। आपने यात्रा में लिटरेचर की बात भी की, तो क्या आप पढ़ते भी हैं? हाँ जी। तो किस किस तरह की कहानियाँ और किन की पढ़ना पसंद करते हैं? जैसे उड़िया, इनिशियली तो मैं उड़िया लिटरेचर में इंट्रोड्यूस हुआ। नोबेल राइटर्स हैं, ग्रेट राइटर्स रहे हैं। उड़िया लिटरेचर तो वन ऑफ द बेस्ट लिटरेचर बोल सकते हो इंडिया का, या फिर तो वर्ल्ड का बोलूँगा मैं अर्ली राइटर्स जो है उनको इतना पढ़ा नहीं। जहाँ से मैंने चालू किया नोवेल्स पढ़ना, गोपीनाथ महांती, सुरेंद्र महांती, विभूति पटनायक, प्रतिभा राय, तो लेजेंड्स हैं, जो राइटर्स हैं, ग्रेट राइटर्स बोल सकता हूँ मैं। शुरुआत मैंने वहाँ से किया। बाद में हिंदी लिटरेचर में आया। हिंदी लिटरेचर में प्रेमचंद से लेके जयशंकर प्रसाद, धर्मी भारती, क्या उर्दू लिटरेचर में मंटो, चुगताई, कई राइटरों को अभी भी पढ़ रहा हूँ, पढ़ने का शौक रखता हूँ, जो भी मुझे मिला है आज तक। कौन से आपके फेवरेट राइटर हैं, जरा फेवरेट बताइए हमारे दर्शकों को। मुझे अग्गे काफ़ी पसंद आ रहे हैं अभी। अग्गे? अभी उनको पढ़ रहा हूँ। कौन सी पढ़ रहे हैं आप उनकी कहानी? स्टोरीज, कहानियाँ जितने मैं पढ़ रहा हूँ। अच्छा। बाकी समहाउ धर्मी भारती मुझे काफ़ी पसंद है। अच्छा। उनके प्लेज मैंने पढ़ा है, नोवेल्स पढ़े हैं मैंने, पोइट्री भी पढ़ा है। ऐसे हैं, लिटरेचर पार्ट ऑफ माई लाइफ। तो पढ़ता हूँ तो सीखता हूँ, और बाद में वो सब काम किताबें आपके पीछे हाँ जी देख सकते हैं। वो तो पार्ट ऑफ माई कलेक्शन से, पार्ट ऑफ माई फैमिली बोल सकता हूँ। मैंने हर महीना
कुछ किताबें लाता हूँ, फैमिली के मेंबर बनाता हूँ उनको, अच्छा तो वाह टाइम स्पेंड करता हूँ उन्हीं के साथ, अच्छा, ये पार्ट ऑफ माई लाइफ है। ये बड़ी सही बात की आपने कि जहाँ मुंबई में आप अकेले काम की तलाश में आए हुए हैं, वहाँ आपने किताबों को अपना परिवार बना लिया और उनके साथ जो आपका खाली वक्त बचता है आप बिताते हैं। सिनेमा एंड लिटरेचर बोल सकता हूँ। और सिनेमा हम देखते हैं, कई बार सिनेमा से थोड़ा जब उब जाते हैं तो हम लिटरेचर पे आते हैं। लिटरेचर तो हम जो पढ़ते हैं तो हम सोचते हैं कि भाई उस बंदे के साथ हम बात कर रहे हैं, उनके साथ हैं, चाहे कोई भी राइटर हो, चाहे मंटो हो, चुगताई हो, या फिर आप गे हो, जयशंकर प्रसाद हो, धर्मेंद्र भारती हो, या फिर प्रेमचंद हो। हाँ तो मन्नू भंडारी को पढ़ रहा था बीच में, अच्छा, अमृता प्रीतम को पढ़ रहा था बीच में, तो अरे वाह, तो ऐसा लगा हम उनके साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं, उनकी बातों को सुन के। पिंजर जब पढ़ा काफ़ी मैं इमोशनल हो गया एक पॉइंट पे, पिंजर पढ़ते हुए, पार्टीशन के टाइम की कहानी है। तो सिनेमा देखा था पहले, हाँ बट जब पिंजर पढ़ा मैं एक पॉइंट पे बिकेम इमोशनल। भाई क्या रहा होगा, किस तरह उसने कहानी, उन्होंने किस तरह पोर्ट्रे किया है कहानी को, और क्या टाइम रहा होगा। कहीं ना कहीं आपको वो सफ़र पे ले जाती है वापस किताबें। हाँ, बात ये है कि अगर मैं यहाँ पे मुंबई में किसी जगह पे 10 बाई 10 के कमरे के अंदर बैठ के मैं मसूरी चला जाता हूँ, मैं मसूरी कभी गया नहीं लाइफ में, मैं उन पहाड़ों में चला जाता हूँ, मैं कभी आपके कच्छ नहीं गया, कच्छ चला जाता हूँ, कभी देखा नहीं रस्किन बॉन्ड को, तो उनसे बात कर रहा हूँ, ये फीलिंग्स मुझे मिलती है। ज़्यादा जो इंस्पिरेशन मिलता है दैट इज़ किताब, वो क्योंकि आपके दिमाग में वो जो चल रहा होता है विजुअल्स, यू कैन टेल दैट इज सिनेमा, दैट इज जो विजुअल्स आपको दिखते हैं, जो कैरेक्टर्स दिखते हैं, बुधिया या फिर रामा, हरी, किशन जो दिखते हैं मुझे, वो कैरेक्टर्स हैं। वो पढ़ने के बाद एक तो मेरे जहन में बैठ जाते हैं, मेरे लाइब्रेरी में रहते हैं, वो आगे चल के कभी ना कभी वो काम में आते हैं। जो कैरेक्टर्स मैंने किया है आज तक, कहीं ना कहीं उन सब का इन्फ्लुएंस है, जी, सबकॉन्शियस इन्फ्लुएंस बोल सकता हूँ मैं उसको। वो आपकी कल्पना में रहती है। हाँ, कहीं ना आपके कहीं स्टोर में आती एक है। मान लो मैंने अकाउंट बनाया, हरी के नाम में अकाउंट बन गया है, हाँ। तो हरी कहीं ना कहीं वहां पे है। मुझे नहीं पता हरी कहाँ पे वहां पे है, वो सबकॉन्शियसली कहीं ना कहीं वो काम में आएगा। जब मैं कुछ काम करूंगा वो सबकॉन्शियसली आहिस्ता आहिस्ता आएगा, फिर मेरे जहन में बैठेगा।